नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सरकार ने मंगलवार को महंगाई से लोगों को राहत देते हुए घरों में इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाने की घोषणा की। इसके अलावा सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन भी देगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सभी लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुल 400 रुपए की गैस सब्सिडी मिलेगी। उन्हें पहले से 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर की लागत बुधवार को 903 रुपए होगी, जो अभी 1103 रुपए है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर अब 703 रुपए में मिलेगा। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया, और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाभ मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखिए, हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी सीपी की बात करूं, अगर एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने देश में केवल 63% की वृद्धि की। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार के प्रोटोटाइप के तौर पर नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को लॉन्च किया है। इस कार को पूरी तरह से टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा भारत में ही डेवलप किया गया है। ये कार 40% इथेनॉल और 60% इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलेगी। वैकल्पिक ईंधन और वायु प्रदूषण के रोकथाम की दिशा में इस कार की लॉन्च एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राष्ट्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहे। पंप शुरू करने की अगर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इथेनॉल के व्हीकल आना शुरू हो जाएगा, फ्लेक्स इंजन का। बाकी भी कंपनियां आएगी और एक दिन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आएगा कि पेट्रोल का इंपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल से इस देश के वाहन चलेंगे। वो सस्ते भी है, कंज्यूमर का भी फायदा है और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, तो इंपोर्ट से भी मुक्ति मिलेगी। तो मुझे इस बात की खुशी है, उससे 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, फ्लेक्स इंजन से बढ़ेगी, 20% पेट्रोल में डालकर बढ़ेगी। और इतना ही नहीं तो आगे डीजल में अगर आएगी तो हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी बदल जाएगी। हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा
विटामिन दाता बनेगा। और अब आपके पुरी साहब आपके सहयोग से हमारा किसान बायो एविएशन फ्यूल का फिक्की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1985-86 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास के मामले में अंधकार का एक लंबा दौर देखा। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बहुत अलग हो गई। यहां के युवाओं, व्यापारियों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अंधकार से निकलकर बीमारू राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है, एक विकसित राज्य। उत्तर प्रदेश ने 1985-86 से लेकर के बीच के कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपने इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। अखिलेश यादव घोसी विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अपनी सभी ताकत झोंक दी अखिलेश यादव ने और बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। अखिलेश के लिए घोसी का उपचुनाव नाक और साग की लड़ाई बन गया है। इससे पहले अखिलेश यादव मैनपुरी छोड़कर किसी भी उपचुनाव में कभी मैदान में नहीं उतरे। आजम खान के रामपुर उपचुनाव में अखिलेश रण में नहीं कूदे थे। अब सवाल इस बात का कि अखिलेश के लिए घोसी का किला फतेह करना क्यों जरूरी बना हुआ है। क्या घोसी की आवाम अखिलेश की बातों पर करेगी भरोसा? घोसी का यह चुनावी एग्जाम क्या इंडिया में दिलाएगा प्रमोशन? ये रिपोर्ट देखिए। घोसी उपचुनाव ने राजनीतिक दिग्गजों को अपनी परंपरा तक को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आलम यह कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परंपरा को तोड़ दिया। घोसी में हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बिगुल बजा दिया है। सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव प्रचार को फ्रंट से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, घोसी में हो रहे उपचुनाव में 5 सितंबर को मतदान होना है और चुनाव से पहले दोनों पक्षों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस उपचुनाव में प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी चुनावी रण में उतर चुके हैं। सपा हर वर्ग को साधना शुरू कर दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव पहले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में अब अखिलेश साइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस विधानसभा की सुध लेने वाला अगर कोई है तो वो सुधाकर सिंह जी। ये आम लोगों के प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी हैं, आपके बीच के हैं। ये चट्टी चौराहे पर जहां चाहो वहां रोक लो, ऐसे नेता हैं। कई दिनों से लगातार घोसी विधानसभा में प्रचार जो हो रहा उसको देख रहा हूं। कोई नेता बीजेपी का जो मंत्री है, शायद कम ही मंत्री बचे होंगे जिन्होंने घोसी में आने का काम नहीं किया हो। घोसी में मंत्री, 1 मंत्री, 2 मंत्री, 3, न जाने कितने मंत्री आए हैं। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान
सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। घोसी सियासी छावनी में तब्दील हो चुका है। बड़े नामों का जमघट उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। स्टार प्रचारक चुनावी हवा बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश का उपचुनाव को लेकर चुनावी रण में उतरना थोड़ा शॉकिंग जरूर है, क्योंकि याद रहे कि ये अखिलेश यादव हैं जो मैनपुरी के एक अपवाद को छोड़ दे तो कभी उपचुनाव को लेकर प्रचार करने नहीं उतरे थे। ऐसे में उन्होंने अपनी परंपरा तो तोड़ दिया। सपा के मुखिया अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार से परहेज करते थे, लेकिन ये व्रत अखिलेश ने मैनपुरी उपचुनाव में खत्म किया था। अपवाद भी इसके चलते था क्योंकि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में सपा की ओर से डिम्पल यादव चुनाव मैदान में थी। परिवार का सवाल था। ऐसे में अखिलेश यादव ने काफी पसीना बहाया, जिसके चलते मैनपुरी की सीट पर डिम्पल की भारी वोटों से जीत हुई थी। सपा के लिए ये तो चुनाव नाक बचाने का सवाल बन गया, क्योंकि सपा को ही दगा देकर बीजेपी में शामिल हुए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने बतौर उम्मीदवार घोसी सीट पर उतारा। वहीं बीजेपी की ओर कोई पेच ढीला नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसे चलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दल बल के साथ चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी भी दारा सिंह चौहान के समर्थन में 2 सितंबर को जनसभा करते नजर आएंगे। उपचुनाव में बीजेपी के 2 दर्जन मंत्री और 60 से अधिक विधायक और पदाधिकारी भौकाल बनाते दिखाई देंगे। हर जाति और समाज के प्रभावशाली नेता घोसी की सियासी छावनी में तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत के साथ सपा के साथ इंडिया गठबंधन को भी बड़ा मैसेज देना चाहेगी। सवाल ये कि अखिलेश द्वारा उपचुनाव में इस तरह अपनी ही परंपरा तोड़ने के मायने क्या हैं? दरअसल बात ये कि इस उपचुनाव को 24 की हवा का आकलन करने की पुष्टि से देखा जा रहा है। साथ ही उपचुनाव 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन के एक मॉक टेस्ट की तरह है। 24 की बयार में कौन सवार होगा, ये उपचुनाव काफी हद तक ये साफ कर देगा। 24 को लेकर जो कोहरा छाया हुआ है वो भी काफी हद तक साफ होगा। ऐसे में घोसी में ट्रेलर के बाद 24 की पिक्चर पर सबकी नजर टिकी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सितारों से सजे रंगारंग प्रोग्राम के बाद जनता को किसका प्रोग्राम पसंद आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। लोहरदगा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। जिले के ज्यादातर अस्पताल, नर्सिंग होम में संचालकों और अस्पतालों में कर्मियों के द्वारा बड़े से बड़े ऑपरेशन कर भोली भाली जनता को लूटा जा रहा है। 2-4 को छोड़ दें तो किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम में कोई भी डॉक्टर नहीं है। इतना ही नहीं, मरीज तक को नहीं पता कि वह डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फिर गैर चिकित्सा के द्वारा ट्रीटमेंट करवा दिया जा रहा है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मानस सिंह और उनकी टीम पर एक निजी अस्पताल संचालक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, उन पर लूटपाट और फर्जी कार्रवाई करने का आरोप लगा है। इस दौरान अस्पताल प्रशासन ने कहा कि 22 तारीख को की गई अस्पताल के ऊपर पीएनडीटी की रेट पूरी तरह फर्जी थी, जिसके बाद डॉक्टर मानस सिंह की टीम द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। 10 लाख रुपए न देने पर डॉक्टर मानस सिंह और उनकी टीम ने संजय कॉलोनी स्थित सम्राट अस्पताल पर पीएनडीटी फर्जी रोड की गई और उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर मानस सिंह और उनकी टीम ने उनके घर पर लूटपाट भी की और इस दौरान उन्होंने 2 लाख रुपए और कुछ सोने के आभूषणों की लूटपाट की। मेजर ध्यानचंद के जन्म उत्सव के राष्ट्रीय खेल दिवस को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की तरफ से देहरादून में भव्य कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान विशेष सचिव खेल अभिनव कुमार और एडीजी अमिताभ सिन्हा ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने।
आज खेल दिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत आज देहरादून में हो गई है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑडिटोरियम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि तमाम खिलाड़ी हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है जो प्रदेश के लिए जिन्होंने कई नाम हासिल किए हैं, प्रदेश के लिए कई मेडल हासिल किए हैं। हमारे साथ मौजूद यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ पर मौजूद है मुख्य सचिव खिलाड़ी अभिनव कुमार। सर, बात की जाए तो किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है उत्तराखंड में? देखिए, खिलाड़ियों को कई प्रकार से हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और स्कूल के छोटे बच्चों से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मेडल लेके आ रहे हैं, उनको अलग अलग टाइप का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्कूल के बच्चों को हम लोग छात्रवृत्ति दे रहे हैं। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हम कैश रिवॉर्ड दे रहे हैं। उनके लिए अब हम आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज में पाठ्यक्रम में रिजर्वेशन की व्यवस्था लाने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी में भी आरक्षण लाने जा रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं उनको हम आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का भी हमने अभी निर्णय करवाया है। सर, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की बात की जाए तो किस तरह से लाभ पहुंचेगा खिलाड़ियों को? देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म योजना है और हमारा मानना यह है कि जब हम खिलाड़ियों को कम एज से 8 वर्ष की आयु से ही हम उनको प्रोत्साहित करना शुरू करेंगे, उनको छात्रवृत्ति देंगे, उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे, तो वही फिर बच्चे जो है आगे चल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके उत्तराखंड का मान, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाएंगे। हमारे साथ एडीजी अमित सिन्हा सर भी है। सर, बात की जाए तो किस तरह से युवाओं को कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक खिलाड़ी हैं, किस तरह से युवाओं को प्रोत्साहन करना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो मूल उद्देश्य ये रहेगा कि गलत आदतों से दूर रहें, गलत लत में न पड़े, ड्रग्स की लत में न पड़े। इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर हमने भी पावर लिफ्टिंग शुरू की। जिम जाएं, किसी न किसी स्पोर्ट्स को जरूर अख्तियार करें, चाहे आप कितने बिजी शेड्यूल में क्यों ना काम करते हो, किसी न किसी गेम को जरूर आप अख्तियार करें। क्या लगता है सरकार किस तरह से कार्य कर रही है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए? ये देखिए, बहुत बड़ी अगर मैं कहूँगा पहल है कि 8 से लेकर 14 साल के बच्चे और 14 से 23 साल के बच्चों को आप जिस तरह से स्कॉलरशिप दे रहे हैं रेगुलरली, इससे बहुत फायदा होगा उत्तराखंड को। तो आज खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे ये योजना प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को दी गई और साथ साथ आने वाले जो प्रदेश के खिलाड़ी होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं जो योजना है और जो प्लानिंग की है सरकार ने, वो कहीं ना कहीं लाभदायी होगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।